Hey guys, good mornings. Welcome to Vision Classes. To subscribe, share and like my YouTube चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में केमिकल काइनेटिक्स की कुछ टर्म को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम मेनली आगे नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल उनको डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चीज़ें सीखी थी एक बार उसको सम अप करते हैं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, जो क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये करते हैं ना, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कंसंट्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dt से। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन को में हम एक्सप्रेस करते हैं किसको किसको किस टर्म को एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। रेट ऑफ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास हमने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज, तो इसके लिए नेगेटिव साइन से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज प्लस साइन से आप नोटेशन कर सकते हो, ठीक है। कि पॉजिटिव साइन क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इसलिए इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जो भी हमारे पास जैसे रेट जो भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा -d/dt कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू प्लस d/dt और ब्रैकेट के अंदर P, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर लिखते हैं तो इस रेट को इक्विवेलेंट करने के लिए रिएक्ट एक्सप्रेशन में हम जो भी, अगर बाई चांस मान लो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इसके अंदर, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, यहाँ क्या लिख दूँ मैं 2, तो इस रेट को इक्विवेलेंट करने के लिए हम स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड टर्म के अंदर लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डिवाइड टर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस रहे, ठीक है। अगर मान लो इधर भी आपके पास कोई टर्म तो उस कोफिशिएंट को डिवाइड के अंदर लिखेंगे आप, ओके। दूसरा, कल हमने एक बात और भी डिस्कस की थी कि जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट भी डिस्कस किया था। एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट में बेटा ध्यान रखेंगे, आपने दो ग्राफ बनाए थे, एक कंसंट्रेशन और इधर क्या था आपके पास टाइम, और इसने आपने रिएक्टेंट में ऐसा ग्राफ बनाया था, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर आपने इस टाइप से ग्राफ बनाया था, तो इधर कंसंट्रेशन और इधर टाइम आपका, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास क्या है कंसंट्रेशन और यहाँ पे है टाइम। तो ध्यान रखेंगे जैसे हमने इंस्टेंटेनियस को रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करना है तो जो भी हमारी कर्व है, जैसे ये हमारी प्रोडक्ट की कर्व है और ये हमारी रिएक्टेंट की कर्व है, तो उसमें स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पे क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे इसमें हमने टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ कर दी, इसके अंदर भी ऐसे करते हैं सेम, इसके अंदर भी हम सेम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ की है वो हमें ये बता रही है कि इससे हम इसकी स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक ये ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसी से टच हो जाएगी ऐसे, इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। तो ये जो टेंजेंट लाइन थी ये आपके पास है, टेंजेंट लाइन है, ये आपके स्लोप को रिप्रेजेंट। अब स्लोप कैसे भाई, और एक बात और भी आज इम्पोर्टेंट बताते हैं। देखो कभी भी कोई ऐसी लाइन हो ना, ऐसी लाइन देखो, दो लाइन ऐसी होती हैं, ऐसी लाइन कभी भी हो ऐसी इस टाइप से जो लाइन होती है आपके पास, और एक लाइन ऐसी होती है आपके पास, ठीक है। तो दो लाइन है इसके अंदर, जैसे मान लो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो ऐसी लाइन हमेशा नेगेटिव स्लोप देती है, ऐसी लाइन हमेशा क्या देगी, नेगेटिव स्लोप, और ऐसी लाइन हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव स्लोप देगी। तो देखो इन दोनों में कैसे पता लगा, देखो ये लाइन इस टाइप से ना, मान लो नीचे की तरफ ऐसे, तो ऐसी लाइन हमेशा
नेगेटिव स्लोप, और ऐसी लाइन हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव स्लोप। अब ये एरो मतलब ये हो सकता है भाई डायरेक्शन इधर भी जा सकते हैं, तो हमेशा इस टाइप डायरेक्शन वाली लाइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन वाली लाइन जो हमारे पास क्या देगी, नेगेटिव स्लोप देगी। ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन मेरी इसके अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप, इसकी पॉजिटिव स्लोप क्या आएगी, पी। ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या है आपके पास है, पॉजिटिव है रिएक्ट प्रोडक्ट वाले की, और रिएक्टेंट वाली लाइन कैसी है, ऐसी, तो इसकी माइनस आर होगी आपके पास, उसकी प्लस भी होगी, इसकी माइनस आर होगी। तो इसकी प्लस, इसकी माइनस स्लोप है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसके अंदर। दूसरा, हमने एक बात और बताई थी आपको, क्यों भाई हमने इनके अंदर इंस्टेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये कि टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं, किसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, कि टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो वो टेंजेंट लाइन कंसंट्रेशन वर्सेज जो हमने ड्रॉ की है किस कर्व पे, एक दोनों में कर रखे हैं ना, इसमें भी कर रखे हैं और इसमें कर रखे हैं, तो टू फाइंड आउट द इंस्टेनियस रेट, इससे हम इंस्टेनियस रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने बातें डिस्कस कर चुके थे। आइए अब हम अपना जो आज का सेशन में कुछ न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, ए जमा बी एक्स एक्स प्लस वाई वाई। ठीक है। ये हमने कोई इक्वेशन लिखी है। अगर इसके लिए मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास आएगा, रिएक्टेंट साइड में क्या लिखते हैं, जो भी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्योंकि इसमें रेट को इक्वलेंट करने के लिए हम स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली, तो -1/a डी बाई डी टी। ठीक है। और फिर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू -1/b डी/dt, और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे इज इक्वल टू +1/x डी/dt, और ये x आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 1/y, ये भी प्लस में ही है, डी/dt, और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐसे डिवाइड करके अंदर लिखेंगे। और अगर मान लो मेरे इससे पूछा जाए, कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो उसके अंदर मैं सीधा डायरेक्ट, जैसे मान लो इसके लिए लिखना हो मेरे को, ए के लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा डी/dt और ए, और ये माइनस का निशान लगा देंगे, दिखाई दे रहा है इधर, डी/dt और ये ए लिख देंगे। इसमें स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, या मैं लिखूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, ये तो मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए था, ए के लिए था, किसके लिए था, ए के लिए था। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स का लिखना हो मेरे को, तो क्या लिखूँगा, डी/dt, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, मतलब प्लस है तो प्लस लिख देंगे क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस होता है। कहने का मतलब सीधा सी है, इसके अंदर हम स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/, करके नहीं लिखना आपको। ओके। और रेट ऑफ रिएक्शन में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/, करके लिखते हैं। इसके अंदर ऐसे लिखते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट साइड है तो प्लस लगा देंगे, रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगा देंगे, और उस टर्म को डी/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। तो ये बात भी आप केयरफुली ध्यान रखेंगे। ओके। तो अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है 2a + b, और एरो करके हमने किया 3c, और जिसमें पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस, इसने बता दिया मेरे पास भाई सी का जो अपीयरेंस है वो एट टाइम टी, जो कितना है 1.3 × 10⁻⁴ मोल L इनवर्स S इनवर्स। अब आपको कैलकुलेट करना है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, और एक पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो आइए सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने बता रखा है, जो भी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको 1/, में करेंगे, रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाएंगे और प्रोडक्ट साइड में प्लस करेंगे। तो आइए बेटा इसको लिखते हैं 2a + b कन्वर्ट इंटू 3c,
तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/2 माइनस का निशान लगाएंगे, डी बाई डी टी, फिर ए लिखेंगे, फिर क्या आएगा आपके पास माइनस का वन, बी में कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट तो नहीं है ना, तो ये तो सीधा आ जाएगा डी/dt बी, और प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी/dt, और ये क्या हो गया आपके पास सी, ये क्या होगा आपके पास है सी आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन को तो लिख दिया, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/, में करके लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में प्लस करेंगे, इतना काम हो गया हमारे पास। दूसरा इसने पूछा है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, तो अब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है आपको। देखो मेरे पास क्या करेंगे, इसने मेरे से ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मेरे पास है और ए मेरे को निकालना है, तो मैं ये क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को इक्वल टू लिख लेंगे हम, जो हमें चाहिए 1/2 डी/dt ए, डी/dt ए इज इक्वल टू 1/3 डी/dt सी, डी/dt सी, ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, ये वाली टर्म मेरे को चाहिए, ये टर्म मेरे को कैलकुलेट करनी है। अभी यही तो बात मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि इसमें जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसमें स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता उसके आगे, तो वही बात है, ये यहाँ नहीं रहेगा, क्या होगा इधर देखो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो उधर जाके हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ये करना है ना, तो बस हमारे पास आ गया, तो क्या आ जाएगा माइनस का डी/dt ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, ये ऊपर वाली टर्म तो ये हटा लेते हैं हम थोड़ा, ये भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन था, ये तो हम कर चुके हैं। तो देखो माइनस का डी/dt ए इज इक्वल टू 2/3 डी/dt और सी। अब ये मेरे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, सी वाली वैल्यू है, ये लिख रखी इसने 1/3, तो इसको लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाई 1/3 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4, तब आप इसको कैलकुलेट कर लो, काटेंगे देखो क्या आ जाएगा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मोल L इनवर्स S इनवर्स। ये कल हमने बताया भी था ना आपको, क्या बताया था कि भाई जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल, मतलब जो किसी का भी रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी यूनिट क्या आती है रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल L इनवर्स S इनवर्स। तो क्यों, ये क्यों आई, क्योंकि ये क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो नीचे टाइम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे इनवर्स हो जाएगा, और कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं, मोल L इनवर्स लिखते हैं बेटा। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और भी पूछ ले, वो जैसे ये तो हो गया आपके पास, ओके, इसी में मान लो एक पार्ट मेरे से और दे दे, वो बोले कि भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये पूछ ले मान ले आपसे। अब कैसे करो क्वेश्चन को आप, तो बी और सी को कंपैरिजन कर लो, डी/dt बी, डी/dt बी 1/3 डी/dt सी, डी/dt सी। अब इसमें तो बस सीधा आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट वो तो है, करने की जरूरत नहीं, सी की वैल्यू है जो पुट कर दो, 1/3 इंटू में 1.3 10 की पावर -4, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन दी है 4NH3 + 5O2 गैस, और इससे बना है 4NO गैस + 6H2 गैस। ठीक है बेटा, अच्छा उसने और दिया है इफ़ रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन मेरे को ये दे दी है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मोल L इनवर्स S इनवर्स। अब मेरे को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3,
और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल आसान सा है। अगर इसके लिए रेट ऑफ, एक देखो मान लो तीन चीज़ें पूछ रहे, मान लो तीन करवा लेते हैं हम इसके अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करवाना चाहता है आपसे वो, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है आपको इसी के लिए। तो लिखो रेट ऑफ, पहले यही लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं आंसर के अंदर। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस का d/dt NH3 इज इक्वल टू माइनस का 1/5 d/dt O2, ओके, इज इक्वल टू 1/4 d/dt, और कौन है आपके पास NO, ओके, इज इक्वल टू 1/6 d/dt और H2, क्या लिख दिया हमने, H2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, कभी भी हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा, देखो ये तो गैस इसमें था तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मान लो मेरे पास ये H2 लिक्विड में होता है ना, या मान लो यहाँ पे लिक्विड आ जाता, तो उसको हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल होती है। जैसे हमने सॉल्यूशन नोट में की थी ना 1000/18, इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाता है 55.5, 55.5। तो ध्यान रखना एक बात, अगर एक्वस सॉल्यूशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कंसंट्रेशन की टर्म का चेंजमेंट है ना, तो वो हम रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब वो जो कंसंट्रेशन है नेग्लिजिबल होती है। जैसे मान लो इस बात को मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे एक इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन है Br नेगेटिव 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव एक्वस है ये, ठीक है, यहाँ पे भी एक्वस है, यहाँ पे भी एक्वस है, और फिर हमारे पास बन गया क्या प्रोडक्ट है, देखो ये तो हमने कर लिया ना, ये तो पहली इक्वेशन का था जो इस इक्वेशन के बारे में बात थी, तो क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3Br2, ये आपके पास एक्वस, और 3H2 ये लिक्विड में। अब ये इक्वेशन एक्वस में है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, तो मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर दूंगा भाई 1 - 1/5 d/dt Br नेगेटिव, इसको d/dt माइनस का निशान लगाएंगे, BrO3 नेगेटिव, इसके क्या करेंगे -1/6 लिखेंगे, d/dt H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे 1/3 प्लस का d/dt, और ये कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में, मतलब Br2 को क्या लिखेंगे, Br जो आपके पास 2 है, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे 1/3 d/dt, और यहाँ पे आ जाएगा Br2। अब मेरा मेन मोटिव ये बताने का था, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में रेट ऑफ रिएक्शन में हम जो लिक्विड है आपके पास H2 है, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करते हम, उसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है उसका चेंज। बस ये बात ध्यान रखना इसके अंदर। बट यहाँ पे तो हमारे पास किस में थी, यहाँ पे तो हमारे पास किस में थी, गैस में। देखो ये लिखा हुआ है, ये रजी गैस है, इसलिए हमने इसको तो लिख दिया 1/6 d/dt H2, d/dt H2 आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 लिखाना है ना, और मेरे पास इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, किसका, NO का दे रखा है। तो बस इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लो, इसको और इसको हम कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेना आपको। तो देखो 1/4 d/dt NH3 इज इक्वल टू 1/4 d/dt और NO, d/dt NO, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, क्योंकि हम जब भी डिसअपेरेंस या फॉर्मेशन निकालते हैं तो ये स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन नहीं होता ना इसमें 1/, में, तो ये तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो d/dt माइनस का NH3 इज इक्वल टू 4/4 से 4 कट जाएगा क्योंकि इधर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या दे रखा है, NO की वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.6 10⁻³ मोल L इनवर्स S इनवर्स। तो ये आंसर आ गया मेरे पास कि भाई इसका डिसअपीयरेंस जो है वो इसके फॉर्मेशन के बराबर है, मतलब इस अपीयरेंस के बराबर है। तो ये आंसर ये आ गया मेरे पास 3.6 10⁻³ ओके। अच्छा अब इसने एक चीज़ और पूछी है मेरे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O पूछा है, तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर कर लेंगे।
इसको और इसको कंपेयर करेंगे। देखो इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, जो चीज़ मेरे को निकालनी है वो ध्यान रखेंगे। क्या निकालना है, 1/6 d/dt H2 ये निकालना है, बराबर है 1/4 d/dt और NO। अब देखो ये चीज़ निकालनी है, तो ये 6 इधर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 6/4 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 3.6 10⁻³ 10⁻³ इसको काट लो। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास इसका, बस इसने सीधा ये पूछा था रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, अगर वैल्यू है तो आप उसमें पुट भी कर सकते हो, ये पुट भी करके आप आंसर निकाल लोगे इसके। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं आज, उससे नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना आज हमारे मेन मोटिव क्या था, एक तो हमने बताया था कि भाई जो टेंजेंट कर्व जो हमने ड्रॉ की है वो हमें किस लिए ड्रॉ की है, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम में हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेनियस रेट के लिए। ठीक है, इसलिए हमने वो स्लोप ड्रॉ की थी। दूसरा, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। ओके, दूसरा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन में कभी भी हम स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, सिर्फ रेट ऑफ ए रिएक्शन के अंदर लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस।